नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा। आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 पाठ 7 पतझड़ में टूटी पत्तियाँ का भाग झेन की देन, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर जी। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्ष लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उच्च वाडाचे सूर, समिधा सांगली और थांबे, मराठी में कोणकेचे राजकारण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ पाठ झेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों में कौन सी बीमारियाँ अधिक पाई जाती हैं? मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। यह चाय पीने की एक विधि है। जापान में उसे चा नो यू कहते हैं। यह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी यानी चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इसी पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर जाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दर्जो यानी आइए तशरीफ़ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की गई कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। यहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई। उसने यह प्यालों में भरी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए।
वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए यहाँ 3 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद सी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में खोए रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आपको बेहद पसंद आएगा। मेरे YouTube चैनल अंजू खरबंदा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।